ठीक है, कल हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कुछ एग्जाम्पल पढ़ ली थी। इसमें एक एग्जाम्पल और है, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो जो हाईवेज बनाई जाती हैं बड़ी, जैसे मोटरवे है जिस पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं, सही है, जब वो तेज़ जा रही होती है और मोड़ आता है, एक तो आती है चौरंगी और एक आता है मोड़, सिर्फ हल्का सा मोड़ आ गया उसको, तो क्या करते हैं वो जो सड़क होती है ना उसको सीधा रखने के बजाय मोड़ पर उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, सही है, इसको कहते हैं सड़कों की बैंकिंग। अब टेढ़ा क्यों करते हैं? बात दरअसल ये है कि जब गाड़ी जो है वो, ये आपके पास कार है फर्ज करें, ठीक है, इस कार का जो पूरा वेट है वो कहाँ लगता है? नीचे की जानिब, सही है, तो जितना वेट नीचे अमल कर रहा है उतना ही वेट ऊपर अमल कर रहा है। जब ये गाड़ी दायरे में घूमती है, मोड़ मुड़ती है, सही है, ये कैसे गाड़ी बना सकते हैं? ऊपर से देख रहा हूँ मैं गाड़ी को। अब जब ये गाड़ी ऐसे मोड़ मुड़ेगी तो एक फोर्स ऐसी होगी जो इसको कहाँ निकालने की कोशिश करेगी? बाहर। कहाँ निकालने की कोशिश करेगी? बाहर की तरफ। अगर रोड को सीधा प्लेन रखा जाएगा और गाड़ी में जा रही है तो ये बाहर निकल जाएगी, लेकिन अगर रोड को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो बाहर निकलने के बजाय गाड़ी क्या करेगी? उसी रोड से मज़ीद चिपक जाएगी। समझ में आ रही बात आपको? बिल्कुल ऐसे समझ लो कि वहाँ प्लेन रोड रखने के बजाय मौत के कुएं की तरह उन्होंने वो लगा दिया। तो जब गाड़ी मुड़ेगी तो क्या होगा? वो बाहर निकलना चाहेगी और रोड उसको क्या करेगा? बाहर निकलने। अगर प्लेन रोड होगा तो क्या होगा? गाड़ी बाहर निकल जाएगी, लेकिन अगर रोड थोड़ा सा साइड से उठावा हुआ तो फिर कभी भी गाड़ी मुड़ने के बावजूद बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, ये ख़ास तौर पर आप इधर जो हमारा शाह फैसल का रोड है, सही है, वापस आते हुए शाह फैसल के रोड से जब आप उतरते हैं नीचे, और उतरने के बाद टर्निंग आती है, उस टर्निंग की रोड पर आप गौर से देखो, वो रोड साइड से उठा हुआ है, इस तरफ झुका हुआ और इस साइड से उठा हुआ। वो वजह यही है कि जब आप आ रहे होते हैं पुल के ऊपर से तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, जब पुल से नीचे भी उतर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी जब आप उतर रहे हैं और मुड़ रहे हैं साथ साथ, तो आप देखिए वहाँ पे भी आपका जो पुल तो आपका बिल्कुल सीधा है, लेकिन मुड़ने के बाद, उतरने के बाद जो रोड घूम रहा है वो सीधा नहीं है, वो हल्का सा साइड से क्या हुआ है? तिरछा हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि जब गाड़ी तेज़ी से यहाँ मुड़ेगी ना तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि उसका जो सेंट्रीफ्यूगल का जो फोर्स होगी, उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो रोड है उसके अंदर से एक रिएक्शन डेवलप हो रहा होगा। तो वो फोर्स जो उसको बाहर निकलना चाह रही है और रोड की फोर्स जो उसको वापस धकेलना चाह रही है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, और इसके नतीजे में कभी भी गाड़ी जो है वो स्लिप नहीं होगी। तो बड़ी हाईवेज़ को बनाते वक्त, जहाँ गाड़ी 120 की स्पीड से जा रही है, 130 की स्पीड से जा रही है, उन हाईवे को बनाते वक्त जब मोड़ मुड़ती है गाड़ी, तो वहाँ सड़कों को सीधा रखने के बजाय मोड़ की तरफ से थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाता है। आप अगर टीवी में वो वाली कार रेसिंग देखें, जो कार बहुत स्पीड से चलती है, उसको भी देखें, जब आप वो मोड़ मुड़ती है ना तो वो जो मोड़ होता है वो सीधा नहीं होता, वो भी क्या होता है? थोड़ा सा टेढ़ा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूज का जो फोर्स डेवलप होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। एक न्यूमेरिकल हम करेंगे पेज नंबर 73 पे। वर्क एग्जाम्पल 7। इससे पहले सारी एग्जाम्पल हम करते हुए आ रहे हैं साथ साथ।
वर्ड एग्जाम्पल 7 पेज 73 एग्जाम्पल 7 क्या है? अ साइकिलिस्ट इज मेकिंग अ टर्न अलॉन्ग अ सर्किल ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक साइकिल चलाने वाला 20 मीटर की चौरंगी से मुड़ रहा है जिसकी रेडियस 20 मीटर है। एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और उसकी अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द कंबाइंड मास ऑफ द साइकिलिस्ट प्लस द साइकिल इज 60 kg। अगर साइकिल और साइकिल वाले का मुकम्मल तौर पर जो वज़न है, मास है, वो 60 kg है। कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोड एक्सर्ट ऑन द टायर्स। तो आपको ये बताना है कि रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन क्या है। सवाल समझ में आ गया? नहीं आया? एक साइकिल वाला ऐसे चौरंगी मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है चौरंगी। इसका जो रेडियस है वो कितना है बताएं? 20 मीटर है। सही है। तो साइकिल वाला जब यहाँ से, अच्छा, इसका साइकिल का और साइकिल वाले का जो मास है वो कितना है? 60 kg। अब वो ऐसे चौरंगी मुड़ रहा है, किस स्पीड से मुड़ रहा है? स्पीड क्या है उसकी? उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब ये ऐसे जाएगा बाहर तो एक फोर्स तो वो होगी जो इसे बाहर निकालने की कोशिश करेगी, और एक फोर्स वो होगी जो उसको दायरे में रखेगी। कौन सी फोर्स दायरे में रखेगी? जो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ किससे ज़ाहिर होगी? टायर और रोड की ग्रिप्स है। क्योंकि मैंने कहा था लास्ट टाइम, अगर यहाँ तेल डाल दें आप, ऑयल लगाते हैं, और इसको बोले आप मुड़ो, तो इसके लिए मुड़ना मुमकिन नहीं होगा। ये क्या होगा? फिसल के बाहर निकल जाएगा। तो साइकिल वाले के टायर और रोड की जो ग्रिप है वो दरअसल सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर काम करती है और इसको दायरे से बाहर निकलने नहीं देती। वो फ्रिक्शन है, रगड़ की क़ुव्वत है, तो टायर और रोड के दरमियान है। इसका मतलब है हमें ये वाली फ्रिक्शन जो मालूम करनी है। ये फ्रिक्शन दरअसल क्या है? ये फ्रिक्शन दरअसल सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब हम डेटा बनाते हैं इसका सादा सा। मास कितना दिया हुआ है? 20 kg, 60 kg। रेडियस कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। स्पीड क्या दी गई है? 5 मीटर पर सेकेंड। मालूम क्या करना है? FC। ये बात कैसे पता चली कि हमें FC मालूम करना है? क्योंकि जो फोर्स इसको रोक रही है वो FC ही है। ठीक है। तो FC का फार्मूला क्या होता है? FC बराबर है mv² अपॉन r। m की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 60, और v की जगह पे क्या लिखेंगे? 20 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर। v कितना है? 5, और नीचे क्या लिखेंगे? 20। तो 20 से 60 कटा किस पे? 3 पे। तो FC बराबर है, यहाँ 3 बचा और यहाँ 5 का स्क्वायर क्या बचा? 25। 25 के कितने होते हैं? 75 न्यूटन। तो जो टायर के और रोड के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स होगी वो दरअसल कितनी होगी? 75 न्यूटन होगी। उतार लीजिए इसे, रोकें। फ्रिक्शन सही है। इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन और उर्दू में कहते हैं रगड़। क्या होता है ये फ्रिक्शन? है टायर पे और रोड के बीच में जो चीज़ होती है। सही, बिल्कुल ज़बरदस्त बात बोली आपने। लेकिन इसको हमें बाज़ाब्ता डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये अजीब बात है कि हरकत करने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए और हरकत को रोकने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। ठीक है। हम जब चलते हैं तो हमारे पैर ज़मीन के साथ टच होते हैं,
और वो ग्रिप बनाते हैं। ये जो ग्रिप होती है ना पैरों की ज़मीन के साथ, इस ग्रिप को आप कहते हैं फ्रिक्शन। तो आप ज़मीन को पीछे फेंकते हैं, अगर ग्रिप होगी पैर की तो ज़मीन की पकड़ में आपका पैर और ज़मीन की पकड़ बनेगी, और आप ज़मीन को पीछे फेंकेंगे, ज़मीन आपको क्या फेंकेगी, आगे की तरफ। लेकिन अगर आपके पैरों और ज़मीन के बीच में पकड़ ना बने, सही है, जैसे कि हो जाता है ना, आप कीचड़ के अंदर जब चलते हैं तो आपके पैर और आपकी ज़मीन के दरमियान पकड़ नहीं बनती, तो आप क्या चल पाते हैं। इसी तरीके से फ़र्श के ऊपर अगर ऑयल लगा दें, डीजल डाल दें पूरा, और आपसे कहें इस पे चलें, नहीं चल सकते आप। या किसी फ़र्श पर काई हो, काई पे पैर जैसे ही रखा जाता है क्या होता है, फिसल जाता है। तो हरकत करने के लिए भी फ्रिक्शन ज़रूरी है, सही है। रोड जब आपने देखा होगा गाड़ी चलती है इस ग्रिप की वजह से, बाज़ औक़ात गाड़ियाँ फंस जाती हैं मट्टी में, तो पहिया घूमता रहता है लेकिन गाड़ी नहीं बढ़ती। क्या वजह है कि पहिए और वो जो बालू मट्टी है उसके दरमियान ग्रिप नहीं बनती। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, उस पर पत्थर डालते हैं, उस गड्ढे में पत्थर डालते हैं ताकि टायर की जो ग्रिप है वो किनके साथ सेट हो जाए, पत्थरों के साथ। वो ग्रिप जब बन जाए तो फिर गाड़ी जो है वो आगे बढ़ जाए। तो हरकत करने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। अच्छा, रोकने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। ये जितने ब्रेक लगते हैं ये सब फ्रिक्शन है, वो रगड़ देते हैं। व्हील घूम रहा होता है, जो मोटरसाइकिल का ब्रेक शू है वो क्या करता है, ड्रम को दबाता है, वो रगड़ खाता है ड्रम के साथ और उसको रोकने की कोशिश करता है। तो हरकत करने के लिए भी फ्रिक्शन ज़रूरी है और हरकत को रोकने के लिए भी फ्रिक्शन ज़रूरी है। अब ये फ्रिक्शन है क्या, इसको अल्फाज में कैसे बयान करेंगे। जब किसी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट डब्बा है कोई, इसको किसी सतह पर, ये सतह है, रोड हो सकता है, कोई टेबल हो सकती है, कोई ज़मीन हो सकती है, उस पर रख कर आप खींचते हैं, ये घसीटते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट और इस सतह के बीच में एक ऐसी फोर्स डेवलप होती है जो इसको हरकत करने से रोकती है। ऐसे बोलेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे रख कर धक्का दिया जाता है या हरकत दी जाती है तो उस ऑब्जेक्ट और उस सरफेस के बीच में एक ऐसी फोर्स डेवलप होती है जो उसको हरकत करने से रोकती है, मज़ाहमत पेश करती है। ये हरकत करने से रोकने वाली फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट और उसके सरफेस के दरमियान में होती है, इस फोर्स को आप क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो ये है फ्रिक्शन। समझ में आई? क्या बोलेंगे अल्फाज में, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी सतह पे रखकर हरकत दी जाती है तो ऑब्जेक्ट और सतह के बीच में एक ऐसी फोर्स डेवलप होती है जो उसको हरकत करने से रोकती है। इस फोर्स को आप क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। समझ में आ रही बात आपको? और फ्रिक्शन को जाहिर करते हैं स्मॉल एफ से। कहीं पे भी ये वाला स्मॉल एफ आएगा, इससे क्या मुराद होगी, फ्रिक्शन। ये बात क्लियर हो गई या नहीं? आसान है, मुश्किल है? अब ये बताइए, इस फ्रिक्शन का इन्हिसार किस पे होगा? एक तो ये कि अगर सतह बहुत खुरदुरी है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, और अगर सतह खुरदुरी नहीं है, प्लेन है, ज़रा चिकनी है, तो फ्रिक्शन कम होगी। सही है? ये जो आप ट्रेन की पटरियाँ बनाते हैं, ट्रेन की पटरी भी लोहे की और ट्रेन का पहिया भी लोहे का। तो लोहे के ऊपर जब लोहा रखा जाता है तो वो नीचे वाली भी बड़ा प्लेन होता है, चिकना होता है, और ऊपर का जो पहिया है वो भी क्या होता है, बहुत चिकना होता है। तो दोनों के दरमियान फ्रिक्शन बहुत कम होती है, मामूली सी फ्रिक्शन होती है। उसको बढ़ाने की उस फ्रिक्शन को मैनेज करने के लिए फिर वज़न ज़्यादा डाला जाता है।
है, भारी बनाया जाता है। इंजन के जो डब्बे होते हैं उन्हें भारी किया जाता है ताकि वो क्या हो, वो फ्रिक्शन डेवलप करें और वो जुड़े रहें उसके साथ। अगर हल्का फुल्का बना देंगे, जब ट्रेन भागेगी तो उसके साथ चिपकेंगे नहीं, उड़ जाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका वेट। क्या है इसका? मिसाल के तौर पर एक डेस्क है हल्की, उसको फर्श पे रख के आप खींच रहे हो और उस डेस्क पर आप 3 बच्चे बिठा लो और आप खींचो। खाली डेस्क को खींचना क्या होगा? आसान, वहाँ फ्रिक्शन कम है। और जब बच्चे आप उस पर बिठा लेंगे डेस्क पे, अब जब आप उसको खींचेंगे तो वो इतनी आसानी से नहीं खींचेगी। खाली संदूक खींच जाएगा, लेकिन अगर संदूक भरा हुआ हो तो धक्का लगाने से वो धक्का नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन है उसका इन्हिसार किस पर है? वेट पर। किस पर है? वेट जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैं कह रहा हूँ फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। ये बात समझ में आती है आपको? वेट ज़्यादा होगा, रोकने वाली फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। वेट कम होगा, रोकने वाली फोर्स उतनी ही कम होगी। ये जो मैंने बात लिखी है ये गलत है। अब इसको सही करना है। कैसे? देखिए, अगर मैं ये जो डेस्क है, इस डेस्क के ऊपर बच्चे बिठाए हुए और इसको खींचना चाह रहे हैं, नहीं खींचेगी। इसी डेस्क को डोरी से बांध के ज़रा लटका दें आप और ज़मीन से 6 इंच ऊपर उठा लें और अब ज़रा धक्का लगाएं, वेट तो अभी भी है उसमें। 4 बच्चे और बिठा लें, फिर धक्का लगाएं, हिल जाएगी वो, क्योंकि ज़मीन से क्या हो गई वो। इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन का ताल्लुक वेट से नहीं है, इसके वेट से नहीं है, बल्कि इसके वेट के नतीजे में, ये वेट आ रहा है, इसके नतीजे में ये जो सतह है, ये जो रद्देमल पेश कर रही है, इससे है। जब तक सतह से टच होगा रद्देमल आएगा, जब सतह से ऊपर हो जाएगा वेट तो अपनी जगह पर है, लेकिन क्या रद्देमल आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन का ताल्लुक वेट से नहीं है, बल्कि किससे है? रिएक्शन से है। किसके रिएक्शन से? वेट के रिएक्शन। अच्छा, जितना वेट होता है उतना ही रिएक्शन होता है। तो कीमत के लिहाज से तो दोनों बराबर हैं। यहाँ W भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन मैं यहाँ W क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने सोचा कि उसको अगर 6 इंच ऊपर उठा के बांध दें तो फ्रिक्शन गायब हो गया। इसका मतलब है फ्रिक्शन का ताल्लुक वेट से नहीं है, बल्कि जिस सतह पर वो रखा हुआ है उस सतह के रिएक्शन से। और जो रिएक्शन होता है वो कितना होता है? वो एग्जैक्ट वेट के बराबर होता है। तो वैल्यू के एतबार से ये R W ही के बराबर है, लेकिन फार्मूले में हम W नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि असल में फ्रिक्शन का इन्हिसार वेट पर नहीं होता, बल्कि किस पर होता है? वेट के नतीजे में सतह जो रद्देमल पेश करती है उस पर होता है। ये बात समझ में आई आपको? दोबारा से, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे रखकर घसीटा जाए या धक्का मारा जाए तो उस ऑब्जेक्ट और उस सरफेस के बीच में एक ऐसी फोर्स डेवलप होती है जो उसको हरकत करने से रोकती है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का इन्हिसार किस पर होता है? वेट पर होता है, लेकिन सिर्फ वेट पर नहीं होता, बल्कि वेट की वजह से जो रिएक्शन डेवलप हो रहा है उस पर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हम किस में तब्दील कर रहे हैं? इक्वलिटी में। जैसे इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है? कांस्टेंट इनटू आर। आर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा? डिवाइड। बराबर है किसके? कांस्टेंट के। इस कांस्टेंट को जाहिर करते हैं म्यू से। इससे जाहिर करते हैं। और ये जो कांस्टेंट होता है ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट लोहे का है और सतह फर्श है तो कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होगी।
अगर ऑब्जेक्ट पहिया है, टायर हैं और सतह जो है वो रोड है, तो अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होगी। अगर ऑब्जेक्ट ट्रेन का व्हील है और सतह उसकी पटरी है, तो अब उसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होगी। आप बुक निकालें, देखें आपको यहाँ वैल्यूज़ लिखी हुई नज़र आएंगी कुछ। पेज नंबर 75 पर टायर और रोड के दरमियान कितनी है? 1 नज़र आ रही है। और आयरन एंड आयरन के दरमियान कितनी है? 1। गिलास एंड गिलास के दरमियान कितनी है? 0.9, यानी चीज़ भी गिलास की हो और नीचे भी गिलास हो। वुड एंड सीमेंटेड फ्लोर, यानी लकड़ी की चीज़ हो और फ्लोर सीमेंट का हो, तो उसकी वो कितनी है? 0.6। वुड एंड मार्बल, लकड़ी है और नीचे जो है वो मार्बल लगा हुआ है, 0.4। वुड एंड लेदर, लकड़ी है और नीचे लेदर है, 0.4। वुड एंड वुड, ऊपर भी लकड़ी है नीचे भी लकड़ी है। और मेटल एंड मेटल 0.3। ये बात क्लियर हो गई? तो ये जो म्यू है ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन है ये जो म्यू है ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन। और इसकी वैल्यू का इन्हिसार किस पर होता है? ऑब्जेक्ट के मटेरियल और सरफेस के मटेरियल पर होता है इसकी वैल्यू का इन्हिसार। सही है? इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ तो हमारे पास जो अगली बात आ गई वो क्या आ गई? F/R बराबर होता है किसके? म्यू के। R यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके दोबारा क्या करेगा? तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। इसमें म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है या कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन है, और आर क्या है? दरअसल उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर ही आर है। जितना वेट होगा उतना ही क्या होगा? आर होगा। अच्छा, यहाँ म्यू का यूनिट नहीं होता कोई भी, क्योंकि म्यू बराबर है किसके? फ्रिक्शन की फोर्स है, और ये भी फोर्स है, वेट भी फोर्स है। तो फ्रिक्शन का न्यूटन और इसका न्यूटन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? कैंसिल। इसलिए हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। कैसे नहीं होता पता चल गया आपको? भाई ये फार्मूला है, फ्रिक्शन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू के। बताओ, ये फोर्स है ना, फ्रिक्शन, रोकने की कुव्वत का यूनिट क्या होता है? और ये वेट है, वेट भी क्या है? फोर्स है। इसका भी यूनिट न्यूटन होता है। जब न्यूटन से न्यूटन कट गया तो म्यू का यूनिट क्या आया? कुछ भी नहीं। हम बोलेंगे म्यू का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि ऊपर भी फोर्स है और नीचे भी फोर्स है, और फोर्स दोनों एक दूसरे को उनके यूनिट काट दे रहे हैं, इसलिए कोई यूनिट नहीं होता। बता रहे हैं इसे।